नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल दुष्यंत शर्मा क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। हमने 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। अगर आप किसी ने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों पिछली वीडियो में जाकर एक बार ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। तो हम शुरुआत करते हैं अपने अगले वर्गीकरण का। आपका चौथा वर्गीकरण आता है मुखाकृति के आधार पर। कौन सा वर्गीकरण आता है? मुखाकृति के आधार पर। दोस्तों, मुखाकृति क्या होता है? जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की आकृति किस प्रकार से हो जाती है, उसको हम कहते हैं मुखाकृति। मुख प्लस आकृति, क्या बोला? मुखाकृति मीन्स मुख प्लस आकृति, अर्थात मुख की आकृति जिस प्रकार की हो जाती है उसको हम कहते हैं मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर हमारे स्वरों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है समृत स्वर, दूसरा आता है इसका विपरीत विवृत स्वर, और तीसरा अर्ध समृत स्वर, और चौथा अर्ध विवृत स्वर। समृत स्वर क्या होता है? मुख का बहुत कम खुलना। समृत स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बहुत कम खुलता है उसको हम समृत स्वर कहते हैं। उसका विपरीत होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है दोस्तों? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख बहुत अधिक खुलता है उसको हम विवृत स्वर कहते हैं। अगला आता है समृत स्वर का अर्ध समृत स्वर। अगला क्या आता है दोस्तों? अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर वह होता है जिसमें समृत स्वर से उच्चारण के समय समृत स्वर से मुख थोड़ा अधिक खुलता है। क्या दोस्तों? मुख थोड़ा अधिक खुलता है, उसको हम समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अब अगला हमारा कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर क्या होता है? जिसमें विवृत स्वर से जो हमारा मुख है ना, वो विवृत स्वर के उच्चारण से थोड़ा सा कम मुख खुलता है। जैसे कि हम विवृत स्वर का उच्चारण करते हैं आ, तो अगर उसी प्रकार से हम अ ए ओ का उच्चारण करें तो विवृत स्वर के कंपैरिजन में हमारे अर्ध विवृत स्वर में मुख हमारा कम खुलेगा। इन्हीं को कहते हैं हम समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि समृत स्वर कौन से होते हैं। समृत स्वर होते हैं आपके ई उ। आप दोस्तों घर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, घर पर भी आप चेक कर सकते हैं। आप बोल के देखो, समृत का अर्थ क्या होता है? मुख का बहुत कम खुलना। जब आप ई का उच्चारण ई उ का उच्चारण करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि मुख बहुत कम खुल रहा है। जैसे कि ई उ मतलब मुख बहुत कम खुल रहा है, अतः वह समृत स्वर में आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप व्यंजनों में भी आएंगे, जो समृत व्यंजन और विवृत व्यंजन आएंगे उसका भी आप मुख से उच्चारण करके देख सकते हैं। अगला आता है आपका विवृत स्वर। विवृत स्वर जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं शीशे के सामने खड़े होके कि वो विवृत क्या होता है कि मुख का अधिक खुलना। और जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि मुख अधिक खुल रहा होगा। आप एक बार करके देखिए, बोल के देखिए, आ, देखो मुख अधिक खुल रहा है, अतः विवृत स्वर है। अगला आता है आपका अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर क्या होता है? जिसमें मुख समृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है उसको हम अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अर्ध समृत स्वर में कौन सा आता है? ए और ओ। जैसे कि एक ओ का उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा? ए ओ। मतलब देखना आप उच्चारण करके कि समृत स्वर से थोड़ा मुख अधिक खुल रहा होगा। इस प्रकार से आप अर्ध समृत स्वर को पहचान सकते हैं। अगला आता है आपका अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में कौन से आते हैं? ए ऐ औ। कौन से आते हैं? ए ऐ औ। अर्ध विवृत स्वर क्या होता है कि जिनका उच्चारण के समय विवृत स्वर से थोड़ा मुख कम खुलता है उसको हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अर्ध विवृत स्वर को आप उच्चारण करके देखेंगे, मुख से बोल के देखिए अ ऐ औ। मतलब आप पाएंगे कि विवृत स्वर से उच्चारण के समय हमारा मुख कम खुल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। अब अगला आता है अपना वर्गीकरण ओष्ठाकृति के आधार पर। दोस्तों अगला वर्गीकरण क्या आता है हमारा? ओष्ठाकृति के
आधार पर। जैसा कि ये मुखाकृति के आधार पर था, मतलब मुख की जिस प्रकार की आकृति होती है उसके आधार पर हमने बांटा था, उसी प्रकार से ओठों की आकृति पर, ओष्ठों की आकृति पर हमने इसको बांटा है कि इन स्वरों के उच्चारण के समय हमारे ओष्ठों की आकृति किस प्रकार की हो जाती है, उसके आधार पर हमने इसको बांटा है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर हमने स्वरों को दो प्रकार से बांटा है, अर्थात दो भागों में बांटा है। सबसे पहले वृत्ताकार स्वर, सबसे पहला भाग में कौन से बांटा है, वृत्ताकार स्वर, और दूसरा भाग में कौन से बांटा है हमने, अवृत्ताकार स्वर। दोस्तों वृत्ताकार स्वर को हम वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर, और अवृत्ताकार स्वर को हम अवृत्तमुखी भी कहते हैं। अगर कहीं आपको वृत्ताकार नहीं मिले तो वहाँ वृत्तमुखी भी मिल सकता है, अवृत्ताकार ना मिले तो वहाँ आपको अवृत्तमुखी भी मिल सकता है। दोस्तों वृत्ताकार क्या होता है, वृत्ताकार का अर्थ होता है ओष्ठों का गोल हो जाना। जैसा कि वृत्त का ही अर्थ होता है गोल, वृत्त का अर्थ क्या होता है, गोल। तो ओठों का गोल हो जाना, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोल हो जाते हैं, हमारे होठ गोल हो जाते हैं, उनको हम ओष्ठाकार कहते हैं, वृत्ताकार कहते हैं। अगला आता है आपका अवृत्ताकार। अवृत्ताकार वही इसका जस्ट विपरीत कि जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, ओष्ठों का आकार गोल नहीं होता है, उन्हें हम अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी कहते हैं। दोस्तों वृत्ताकार में हमने कौन कौन से स्वर रखे हैं, उ, ओ, औ। हमने वृत्ताकार में कौन कौन से स्वर रखे हैं, 4 स्वर रखे हैं, उ, ओ, औ। इनका आप उच्चारण करके देखिए दोस्तों, ओठों की आकृति गोल हो जाएगी। वृत्ताकार में का आप उच्चारण करेंगे तो ओठों की आकृति गोल हो जाएगी। जैसे कि आप बोलेंगे उ, ओ, औ, आपने उच्चारण किया, आप पाएंगे कि आपके ओठ गोल हो रहे हैं, अर्थात यह वृत्ताकार या वृत्तमुखी है। अगले जो भी स्वर बचे हैं उन्हें आप किस में रखते हैं, अवृत्ताकार में। इनका आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ओठों की आकृति, आपके ओष्ठों की आकृति गोल नहीं हो रही है, अर्थात ये अवृत्ताकार हैं। क्योंकि हम जानते हैं अवृत्ताकार क्या होता है कि जिनमें ओठों की या ओष्ठों की आकृति गोल नहीं होती है, उनको हम अवृत्ताकार कहते हैं। दोस्तों अगला आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगला वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया है, उच्चारण स्थान के आधार पर। मतलब जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उन उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से होता है, कहाँ से उच्चारण होता है, उसको हम उच्चारण स्थान के, उस स्थान के आधार पर हमने इसको वर्गीकृत या भागों में बांटा है। उसके आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसको कितने भागों में बांटा है, उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसको 6 भागों में या 6 प्रकार से बांटा है। दोस्तों सबसे पहले कौन सा आता है, कंठेश्वर। कंठ क्या होता है, कंठ जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है, वायु कंठ से होकर के आती है, कंठ से उनका उच्चारण होता है, उनको हम कंठस्वर कहते हैं। कंठस्वर में कौन कौन से स्वर रखे हैं दोस्तों, अ, आ। आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कंठ से इन स्वरों का कंठ पर प्रेशर पड़ रहा है। हमारी जो ध्वनि कंपन स्वर तंत्रियाँ हैं वह कंठ से निकल रही हैं, कंठ पर कंपन कर रही हैं, तो वो कौन से हो गए, कंठस्वर। अगला आपका कौन सा आता है दोस्तों, तालव्य स्वर। अगला कौन से प्रकार से बांटा है, तालव्य स्वर। तो तालव्य स्वर जो हमारे तालु से होकर, जिनका उच्चारण स्थान तालु है, तालु से इनका उच्चारण हो रहा है, उनको हम तालव्य स्वर कहते हैं। तालव्य स्वर ने हमने ई को रखा है क्योंकि इनका उच्चारण हमारे तालु से होता है। अगला आता है आपका मूर्धन्य स्वर। अगला कौन सा आता है दोस्तों, मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर अर्थात इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, मूर्धन्य से इनका उच्चारण होता है, इसलिए हम इसको रि को मूर्धन्य स्वर में रखते हैं, मूर्धन्य स्वर में रखते हैं। रि का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, रि है, इसलिए हम इसको मूर्धन्य स्वर भी कहते हैं। अगला आता है आपका कौन सा, ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर मतलब जिनका उच्चारण ओष्ठों से होता है, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हैं, उनको ओष्ठ स्वर कहते हैं। ओष्ठ स्वर में दोस्तों हमने उ रखा है, किसको रखा है, उ को रखा है। इनका आप उच्चारण करके देख सकते हैं, क्योंकि जब आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि जब तक आप अपने ओष्ठों को गोल नहीं करेंगे इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको ओष्ठ स्वर में किस किस को रखते हैं, उ को ओष्ठ स्वर में रखते हैं। अगला आता है कंठ तालव्य स्वर।
कंठ तालव्य स्वर, अर्थात जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य दोनों से होता है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य दोनों हैं, उनको हम कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। और कंठ तालव्य स्वर में भी हमारे दो स्वर हैं, वो कौन से हैं? ए ऐ हमारे कंठ तालव्य स्वर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा कौन सा आता है? कंठ ओष्ठ्याग स्वर। कौन सा आता है? कंठ ओष्ठ स्वर। अगला आता है दोस्तों कंठ ओष्ठ स्वर, अर्थात जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, जिनका उच्चारण कंठ ओष्ठ दोनों होते हैं, जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं, उनको हम कंठ ओष्ठ स्वर कहते हैं। उनमें हमने किसको रखा है? ओ और औ। इनका आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से इन दोनों का हम उच्चारण कर पा रहे हैं, अर्थात इनको हम कंठ और ओष्ठ स्वर कहते हैं। अब दोस्तों अगला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? अगला वर्गीकरण कौन सा? 7वां वर्गीकरण आता है हमारा जाति के आधार पर। जाति के आधार पर दोस्तों, जाति के आधार पर हमने स्वरों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। कितने? दो भागों में बांटा है। जाति के आधार पर कितने भागों में बांटा है दोस्तों? दो भागों में। सबसे पहले आता है सजातीय स्वर। कौन से दोस्तों? सजातीय स्वर। और दूसरे कौन सा? विजातीय स्वर। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? विजातीय स्वर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सजातीय स्वर अर्थात समान जाति से बने हुए, समान जाति के स्वर जिनका उच्चारण स्थान एक है, उनको हम सजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर अर्थात जिनका उच्चारण स्थान अलग है और जो विजातीय अलग अलग जाति से बने हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर में हमने किनको रखा है? अ, आ, ई और उ। इनको हमने सजातीय स्वर में रखा है। और दोस्तों जो बचे हैं उनको हमने विजातीय स्वर में रखा है। बचे कौन कौन से हैं आपके? ए ऐ ओ औ। इनको हमने दोस्तों किस में रखा है? विजातीय स्वर में रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अलग अलग से मिलकर बने हैं, अलग अलग से मिलकर बने हैं, अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए किससे मिलकर बना है? अ और ई से मिलकर ए बना है। ये किससे मिलकर बना है? ये अ और ए से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? अ और ऊ से मिलकर ओ बना है। और औ किससे मिलकर बना है? आ और ओ से मिलकर औ बना है। अर्थात आप देख रहे हैं कि जी अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको विजातीय स्वर कहते हैं। और ये एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको सजातीय कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान भी एक होता है और इनका उच्चारण स्थान भी अलग होता है, इसलिए इनको सजातीय में रखा गया है, उनको विजातीय में रखा गया है। अगला आप देखते हैं। अब दोस्तों अगला वर्गीकरण आता है हमारा कौन सा? प्राणत्व के आधार पर। कौन सा आता है दोस्तों? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर स्वरों को दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा जाता है। स्वरों को दो प्रकार से नहीं बांटा गया है। प्राणत्व के आधार पर हमारे वर्णों को दो प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले होते हैं अल्प प्राण और दूसरे होते हैं महाप्राण। प्राण का अर्थ यहाँ वायु से लिया गया है। दोस्तों किससे लिया गया है प्राण का अर्थ? वायु से। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार से वर्णों को बांटा जाता है। सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण वह होता है जिसमें कम वायु निकले, जिसके उच्चारण करते समय कम वायु निकले, उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण होता है जिसके उच्चारण के समय अधिक वायु निकले, उसको हम महाप्राण कहते हैं। और सभी स्वरों को अल्प प्राण में रखा गया है, क्योंकि इनके उच्चारण के समय कम वायु निकलती है, इसलिए इनको
अल्प प्राण कहते हैं। अब दोस्तों आता है अगला वर्गीकरण हमारा घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। दोस्तों घोषत्व क्या होता है? घोषत्व होता है कि हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन को हम घोषत्व कहते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं तो जो कंपन होता है उसको हम घोष कहते हैं, और जो स्वर कंपनियों में, स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसको घोषत्व के आधार पर हमारे दो प्रकार से बांटते हैं, सघोष और अघोष। कितने प्रकार से बांटते हैं दोस्तों? दो प्रकार से। नंबर 1 सघोष, नंबर 2 कौन सा दोस्तों? अघोष। तो सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको हम सघोष कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उनको हम अघोष कहते हैं। हमारे सारे स्वर सघोष ध्वनियों में आते हैं। किस में आते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सभी स्वर सघोष होते हैं, अर्थात सभी स्वरों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए हम सभी स्वरों को सघोष स्वरों में रखते हैं। मैंने क्या बताया कि सभी स्वर अनुनासिक होते हैं और सभी स्वर निरुनासिक भी होते हैं। दोस्तों ये कैसे होता है? जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं, पहले यही जानते हैं कि अनुनासिक और निरुनासिक क्या होती है। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय वायु हमारी नाक से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय वायु हमारी नाक से भी निकलती है उनको हम अनुनासिक कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे नाक से वायु नहीं निकलती है, अर्थात नाक से वायु नहीं निकलती है, उनको हम निरुनासिक कहते हैं। सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं और निरुनासिक भी होते हैं। दोस्तों ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि दोस्तों हमने एक शब्द लिखा शवार। क्या लिखा? शवार। अगला शब्द लिखते हैं हम संवार। क्या लिखा हमने? अगला शब्द संवार। इस सवार का अर्थ होता है सवारी करने वाला। ठीक है, इस संवार का अर्थ होता है, क्या होता है? संवरना या सजना। ठीक है, क्या बताया? संवार, इसको क्या पढ़ लेंगे? संवार। सवार अर्थात वायु हमारे, इसके उच्चारण में वायु हमारी नाक से नहीं निकल रही है। जब इसका उच्चारण करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सवार। सवार मतलब वायु हमारे नाक से नहीं निकल रही है, तो ये शब्द क्या हो गया? निरुनासिक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? निरुनासिक। अगला शब्द है कौन सा? संवार। संवार में आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि वायु का उच्चारण हमारी नाक से भी हो रहा है, नाक से भी वायु निकल रही है, तो अतः यह क्या हो जाएगा? अनुनासिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुनासिक। ठीक है, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है, जिन शब्दों के जिस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है वो क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अनुनासिक हो जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं अ, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? अ, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? अ। क्या करेंगे? अ। जैसे कि हमने लिखा अ और अगला हम लिख देंगे अ, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? अ। मतलब जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है वो अनुनासिक हो जाते हैं, और बिना चंद्र बिंदु के लगे हुए जो होते हैं वो क्या होते हैं? निरुनासिक होते हैं। दोस्तों ऐसे ही अगला हम शब्द लेते हैं बाँट, और ये क्या हो गया? बाँट। ये बाँट होता है आपका प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना, इसको क्या कहते हैं? प्रतीक्षा करना। और ये क्या होता है? बाँट तोलना या मापने वाले जो तंतु होते हैं उनको हम बाँट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये वो है। अगर इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है तो इसको हम किस में रखेंगे? निरुनासिक में। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है और हमारे इसकी ध्वनि इसके उच्चारण में नाक से भी वायु निकल रही है, तो इसको हम किस में रखेंगे? अनुनासिक में।
दोस्तों आज हमारे स्वरों का वर्गीकरण संपूर्ण हुआ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को फैलाएं। दोस्तों SSC GD के महत्व से भी ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है, आपको एक टॉनिक की तरह काम करेगी। तो दोस्तों प्लीज़ कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।